देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 संपूर्ण भारत पर लागू है। तो आइए थोड़ा सा हम और विस्तार से जानते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो आइए शुरुआत करते हैं। एविडेंस वर्ड की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एविडेयर वर्ड से, वर्ड जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये लैटिन भाषा के एविडेयर वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ, वर्ड की उत्पत्ति एविडेयर वर्ड से हुई, जिसका अर्थ होता है साबित करना या सुनिश्चित करना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम और इसके बारे में जानेंगे, जैसे कि इसके गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली और ये एक्ट लागू कब हुआ और इसका विस्तार कहाँ तक है और इसके ड्राफ्टमैन या निर्माणकर्ता कौन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की अनुमति 15 मार्च 1872 को मिली। 15 मार्च 1872 को प्राप्त हुई, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं। गवर्नर जनरल की अनुमति 15 मार्च 1872 को प्राप्त हुई। अब आइए देखते हैं कि इस एक्ट का विस्तार कहाँ तक है। तो दोस्तों, इस एक्ट का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। और अब देखते हैं कि ये लागू किस डेट को हुआ था। 1 सितंबर 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये लागू हुआ 1 सितंबर 1872 को। और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है प्री के एग्जाम में। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रारूप कौन तैयार किया था, इसके निर्माणकर्ता कौन है। तो दोस्तों, इस एक्ट के निर्माणकर्ता या ड्राफ्टमैन कह लीजिए, या जिसने प्रारूप तैयार किया, वो जेम्स स्टीफेन महोदय हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और हम जानेंगे, इसके बेसिक नेचर को और इसके बारे में। तो आइए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जानेंगे कि इस एक्ट में कितने भाग हैं, कितने चैप्टर हैं और कितनी धाराएं हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि इस एक्ट में कितने भाग हैं। तो इस एक्ट में 3 भाग हैं। अब देखेंगे कि अध्याय कितने हैं। 11 अध्याय। अब आते हैं इस पे, धारा पे। अब देखेंगे कि धारा कितनी है। 167 167 धारा। ये प्री के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कि भाग, अध्याय और धारा कितने हैं।
तो ये आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाला हो, फिर वो चाहे यूपी PCSJ हो या अदर स्टेट हो, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। भाग 3 अध्याय 11 धाराएं 167। अब इसको हम देखते हैं कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इस एक्ट का उद्देश्य 3 है। समेकन, उसके बाद दूसरा परिभाषा, तीसरा उद्देश्य संशोधन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इस एक्ट का उद्देश्य 3 उद्देश्य है, और ये पहला समेकन, दूसरा परिभाषा, तीसरा संशोधन। अब हम देखेंगे कि इस एक्ट का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सिद्धांत है वो 3 सिद्धांत है। ये एक्ट अपने 3 सिद्धांत पे कार्य करता है। पहला सिद्धांत, साक्ष्य विवादक तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, अनुश्रुत साक्ष्य ग्रहण न किया जाना चाहिए। तीसरा सिद्धांत और लास्ट सिद्धांत, सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग एक वर्ड देखेंगे, ये अनुश्रुत साक्ष्य, ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में हियरसे एविडेंस कहा जाता है। अनुश्रुत साक्ष्य का मतलब ये होता है कि जो साक्ष्य देता है वो अपने इंद्रियों द्वारा उसको बोध नहीं किया होता है, वो किसी के द्वारा सुनी सुनाई चीज़ को वो बताता है कि हाँ ऐसा कुछ लोग कह रहे थे या समाज में कुछ भी, लेकिन वो डायरेक्टली या खुद नहीं सुना होता है, ना तो देखा होता है, ना अपने किसी इंद्रियों द्वारा बोध किया होता है। तो ये सिद्धांत, इसका दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अनुश्रुत साक्ष्य ग्रहण न किया जाना चाहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते। अब हम देखेंगे कि साक्ष्य विधि कहाँ लागू हो हम देखेंगे कि साक्ष्य विधि कहाँ नहीं लागू होती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि साक्ष्य विधि कहाँ पे लागू नहीं होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साक्ष्य विधि कहाँ लागू नहीं है। पहला है आर्मी एक्ट, दूसरा है नेवी एक्ट, तीसरे पे है एयरफोर्स एक्ट, चौथा शपथ पत्र, पांचवा मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में, 6 नंबर पे है न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में, 7 नंबर पे घरेलू परीक्षा में, 8 नंबर देखिए विभागीय जांच में, 9 नंबर आंतरिक जांच, 10 और लास्ट अवमान की कार्यवाही में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन क्षेत्रों में या इन सब चीज़ों पे एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।